हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से। और आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी के दोनों के अंदर ही मिल जाएगी। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज का? जोड़ मोड़ टनल कौन सी बेटा? जोड़ मोड़ टनल कौन सी? जोड़ मोड़ टनल, ठीक है। जोड़ मोड़ टनल का सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? जोड़ मोड़ टनल के अंदर सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जोड़ मोड़ टनल बनाई कहां पे गई है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं कहां पे बनाई गई है और इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, हमारे देश के पीएम ने। ये टनल कहां पे बनी है? ये लद्दाख, कहां पे बेटा? लद्दाख से श्रीनगर को जोड़ती है। लद्दाख से श्रीनगर को ये टनल जोड़ती है। लद्दाख से श्रीनगर को टनल ये जोड़ती है। कितनी लागत आई है इस पे? 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी? 2700 करोड़ रुपए की ये लागत आई है, ठीक है। अब मैं आपको एक फेमस टनल और लिखाता हूं, उसके बारे में लिखना। अटल टनल कौन सी बेटा? अटल टनल या अटल सुरंग की बात करें, अटल टनल। टनल ये कहां पे है? अटल टनल कहां पे है? हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश पे बनी हुई। कहां पे है ये? रोहितांग दर्रा पे। कहां पे? रोहितांग दर्रा। कहां पे बनी हुई है ये? रोहतांग दर्रा पे बनी हुई है। कौन सी? अटल टनल बनी हुई है। ये कौन से मार्ग पे बनी हुई है? जो मनाली वाला हमारा मार्ग है, मनाली की तरफ जाते हैं, उस मार्ग पे ये बनी हुई है। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जोड़ मोड़ टनल या सोनमार्ग टनल, दोनों के नाम एक ही है। चाहे जोड़ मोड़ टनल आए एग्जाम में, चाहे सोनमार्ग टनल आए, कौन सी है ये? कहां पे है? लद्दाख से श्रीनगर को जोड़ती है। 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट सा उद्घाटन किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला। एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2025 को जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर सोनमार्ग सुरंग नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? सोनमार्ग सुरंग नाम दिया है, जिसका निर्माण 2700 करोड़ रुपए की अधिक लागत पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख को बीच के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? श्रीनगर और लद्दाख को दोनों को जोड़ना, इसके बीच की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने का मेन काम किया गया है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जब बर्फबारी होती है तो और जब क्या ये इनका बीच का रास्ता रुक जाता है या फिर भूस्खलन हो जाता है, कई बार पहाड़ खिसक जाते हैं, इस करके जो कनेक्टिविटी है वो इन लोगों की टूट जाती है। टूरिज्म भी काफी बार फंस जाते हैं, या भारी बारिश के कारण भी पहाड़ों में भूस्खलन वगैरह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसके बीच में? श्रीनगर और लद्दाख के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कौन? जोड़ मोड़ या सोनमार्ग टनल से आप आसानी से जा सकते हो। और अटल टनल का जरूर आप याद रखना, अटल टनल कहां पे बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? कौन सा बेटा? क्लीन टेक। कौन सा प्लेटफॉर्म? क्लीन टेक। क्लीन टेक का मतलब क्या होता है? क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, बिना पॉल्यूशन, बिना गंदगी वाला। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, बिना पॉल्यूशन
बिना गंदगी वाला। तो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, किसने किया? वो भारत के जो मंत्री है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। किसने? पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है, जिसमें सौर ऊर्जा होगी हमारी, कौन सी बेटा? सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। इस तरह की जो हाइब्रिड एनर्जी है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया है। किसने किया? देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्टार्ट किया। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। क्या है बेटा? गृह मंत्री है। याद रखना, अमित शाह क्या है? देश के गृह मंत्री है। राजनाथ क्या है? रक्षा मंत्री है। राजनाथ क्या है? हमारे देश के रक्षा मंत्री है। और ज्योतिराव सिंधिया क्या है? जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो पूर्व की तरफ हमारे राज्य है, उनके विकास और के मंत्री कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों के विकास मंत्री कौन है? ज्योतिराज सिंधिया है। कौन है? ज्योतिराज सिंधिया है। इनका भी आपको ध्यान रखना। और पीयूष गोयल क्या है? हमारे वाणिज्य मंत्री है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और जो उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल जी ने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत के क्लाइमेट फोरम 2025 का आधिकारिक तौर पर भारत क्लीन टेक, क्या है? क्लाइमेट जो फोरम हुई थी 2025 में दिल्ली के अंदर, वहां पे क्या है? भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका पहल क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन जैसी क्षेत्र में भारत की क्लीन टेक मूल श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। मतलब भारत के अंदर इनका अधिकार होना चाहिए। भारत के अंदर भारत किन एनर्जी पे काम करे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पे और हाइड्रोजन जैसी क्षेत्र के अंदर भारत करे, और भारत इसमें क्लीन टेक मूल श्रृंखलाओं को मजबूत करने का मेन काम करने के उद्देश्य के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए भारत ने क्या, लिखो रे, भारत ने एक लक्ष्य रखा है। कौन सा लक्ष्य रखा है? जीरो नेट। क्या बेटा? जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन, जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? भारत ने कब तक बोला है कि हम जीरो नेट कार्बन, मतलब हम बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे, पॉल्यूशन बिल्कुल बंद कर देंगे। तो जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो ये 2070 का रखा है। कब बेटा? 2070 का भारत ने बोला है कि 2070 तक हम जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन कर देंगे। ये कहां पे बात हुई थी? तो ये जो बात हुई थी हमारी, कहां पे हुई थी ये बात? जो कोप हुआ था। कौन सा कोप बेटा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26वां। कहां पे हुआ था? ग्लासगो में। कहां पे? ग्लासगो में। कहां पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। वहां पे किसने बोली थी ये बात? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी। किसने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि भारत 2070 तक जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन कर देगा। मतलब 2070 का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक जीरो नेट कार्बन पे आ जाएंगे। कहां पे? ग्लासगो के अंदर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये टारगेट भारत ने रखा है। तो इसी सब चीज को देखते हुए हमेशा नई नई पहल स्टार्ट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभी हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में बनाया गया? किसे? बीसीसीआई मतलब जो भारतीय कंट्रोलर क्रिकेट बोर्ड है, भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, इसके नए सचिव कौन बने हैं? तो आपसे सचिव पूछा जा रहा है, तो सचिव कौन है? सचिव कौन है बेटा इसके? किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? देवजीत सेकिया को। किसको? देवजीत सेकिया को क्या है? सचिव बनाया गया है। और हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो, कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया है? कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो प्रभजोत को बेटा। किसको? प्रभजोत को क्या है यहाँ पे कोषाध्यक्ष साथ में भी बनाया गया है। ठीक है,
अब आपसे पूछा जाए जो सचिव तो देवजीत सेकिया जी को बना दिया, बट इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष भी लिख लेना कौन है बेटर, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी। बिन्नी हमारे क्या इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की बात करूं 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है, मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहां है, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहां पे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय, किसका, बीसीसीआई का मुख्यालय। स्थापना कब हुई 1927 में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। सचिव किसको बनाया, देवजीत सेकिया जी को सचिव बनाया गया है, और साथ में कोषाध्यक्ष किसको भी बनाया है, प्रभजोत जी को कोषाध्यक्ष बनाया। अगर आपसे पूछे आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के अध्यक्ष महान कौन, क्रिकेटर, जो इतने बड़े क्रिकेटर है जो कोई एक गेंद में 6 छक्के लगा देते हैं, वो कौन है हमारे बेटा, जय शाह जी। कौन है, एक गेंद के अंदर 6 छक्के लगाने वाले बहुत ही होनहार क्रिकेटर है जय शाह जी, क्या है, आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, काउंसिलिंग है, उसके अध्यक्ष कौन है, जय शाह जी। इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है, दुबई में। कहां पे बेटा, दुबई में इसका मुख्यालय। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि भारत के है तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं, देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। सेकिया के साथ प्रभतेज सिंह भाटिया को आशीष शेलार की जगह पे कोषाध्यक्ष बनाया। किसको, प्रभतेज जी को। किसको बेटा, प्रभतेज जी को। मैंने क्या लिख दिया, प्रभजोत लिख दिया क्या, प्रभतेज, सॉरी, प्रभतेज जी को। किसको बेटा, प्रभतेज जी को। किसको, प्रभतेज जी हमारे क्या बने हैं, प्रभतेज जी क्या बने हैं, कोषाध्यक्ष भी बने हैं, प्रभतेज जी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वो महान बल्लेबाज जय शाह जी जो एक गेंद में 6 छक्के लगा देते हैं, ये कौन है बेटा, आईसीसी के अध्यक्ष है। ये आईसीसी की है, और ये जो कौन है हमारे जो सेकिया जी बने हैं, ये बीसीसीआई के सचिव बने हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, राष्ट्रमंडल खेलों की क्या है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। किसकी बेटा, राष्ट्रमंडल, किसकी, राष्ट्रमंडल देशों की, राष्ट्रमंडल देशों की, जो राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की कौन सी संसदों की जो 28वां सम्मेलन है, कौन सा बेटा, 28वां सम्मेलन, कौन सा, 28वां सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। कौन करने वाला है इसकी अध्यक्षता, हमारा प्यारा देश भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। कौन अध्यक्षता करेगा, तो भारत। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपसे पूछ ले कि राष्ट्रमंडल, जो बेटा राष्ट्रमंडल खेल है, जो राष्ट्रमंडल खेल है, इनके बारे में कुछ पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेल है 2022 वाले कहां पे हुए थे, 2022 वाले कहां पे हुए थे, तो ये हुए थे लंदन के अंदर, बर्मिंघम के अंदर हुए थे, लंदन इंग्लैंड में हुए थे, या इंग्लैंड आप लिख लो, कहां पे हुए थे, इंग्लैंड ही लिख लो आप, इंग्लैंड में हुए थे। कहां पे, इंग्लैंड के अंदर ये हुए थे। ठीक है, एक 1 सेकंड, कहां पे, इंग्लैंड में हुए थे, इंग्लैंड बर्मिंघम में ये हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि नेक्स्ट वाला कहां पे होगा, 2026 वाला कहां पे होगा, तो कहां पे होगा, ग्लासगो में होगा। कहां पे बेटा, ग्लासगो में होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे होगा, ग्लासगो। कहां पे होगा, ग्लासगो में होने वाला। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप, जो भी लगाना चाहो, फूल पत्ती स्टार इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन
छपने वाला है। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारियों की 28वीं सम्मेलन कौन करेगा, तो भारत करने वाला है। और राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो इसका 2022 में कहां पे हुए थे, तो 2022 में ये इंग्लैंड में ही हुए थे, लंदन में हुए थे। और 2026 वाले कहां पे होंगे, ये ग्लासगो के अंदर होने वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखें। भारत साल 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की अध्यक्षता और पीठासीन अधिकारियों की 28वें सम्मेलन की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। यह जानकारी किसने दी है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जानकारी दी। किसने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसकी घोषणा की है। और ये कहां के सांसद है, राजस्थान से कोटा बूंदी के सांसद है। कहां से बेटा, याद रख लेना, कोटा बूंदी के राजस्थान से सांसद है। कोटा बूंदी के राजस्थान से ये सांसद है। दूसरी बार क्या बने हैं ये, दूसरी बार क्या बने हैं, सेकंड टाइम क्या बने हैं, सेकंड टाइम क्या बने ये, सेकंड बार, ठीक है। दूसरी बार क्या है ये, दूसरी बार क्या है ये, लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष है बेटा, लोकसभा अध्यक्ष क्या बने ये, दूसरी बार बने। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए, हमारा सही होना चाहिए और हमारी क्लास से ही आना चाहिए। तो अपन कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हर एक चीज पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप अपने नोट्स बनाते रहना और साथ के साथ पढ़ते रहना। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसके बेटा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन, इंडियन पुलिस फाउंडेशन, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं बेटा, ओपीसी हैं। कौन बने हैं, ओपीसी हैं। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन का मतलब क्या है, ये इसका गठन क्यों किया गया था, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का मतलब ये है, इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो पुलिस प्रशासन है उनकी मदद करना, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना, जो पुलिस के जो टास्क होते हैं, जो पुलिस को जिन चीजों की आवश्यकताएं होते हैं, उन सब के लिए काम करना ही इंडियन पुलिस फाउंडेशन का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, ओपीसी को। किसको, ओपीसी को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, ये क्या, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपीसी को इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईपीएफ का एक स्वतंत्र थिंक टैंक, आईपीएफ क्या, एक स्वतंत्र है, अपनी एक बॉडी है, एक निकाय है जो पुलिस से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पे काम करती है। जो पुलिस से संबंधित जितनी भी समस्याएं, मुद्दे होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, इन पे ये काम करती है। ओपीसी है जो 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी है। कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी है, 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी है। कौन, ओपी सिंह जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है, कहां का है, सबसे पहले तो लिखो बेटा, कौन सा उत्सव है, ट्रांसगिरी उत्सव। कौन सा बेटा, ट्रांसगिरी क्षेत्र, ट्रांसगिरी क्षेत्र का, ट्रांसगिरी क्षेत्र। जनजाति कौन सी है, जनजाति की बात करें, जनजाति कौन सी है, क्षेत्र कौन सा हो गया, ट्रांसगिरी हो गया, जनजाति कौन सी हो गई, हट्टी जनजाति हो गई। अब इनका त्योहार कौन सा है, त्योहार की बात करें, सबसे बड़ा त्योहार, उत्सव कौन सा है इनका उत्सव, तो वो उत्सव कौन सा है, बोदा त्योहार। कौन सा है बेटा, बोदा त्योहार, बोदा त्योहार। कौन सा त्योहार है, बोदा त्योहार। कौन सा, बोदा त्योहार। ये कहां पे मनाए जाते हैं, हिमाचल, कहां पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, एक ट्राइबल जाति है, कौन सी बेटा, हट्टी, हट्टी। कौन सी है, हट्टी ट्राइबल जनजाति है, उनका फेमस त्योहार है बोदा त्योहार। ये एक मतलब जो त्योहार है ना, ये जो हट्टी जनजाति है, मतलब हट्टी का मतलब क्या होता है, हट्टी शब्द कहां से निकला है, हट्टी निकला है हाट से। मतलब जो छोटे बाजार होते हैं, जो हाट बाजार अपन बोलते हैं, जहां सब्जी हो गई है, जहां मांस मछली जैसे की जो दुकानें लगती है, या छोटे मतलब घरेलू
छोटा बाजार लगता है, मतलब जो जनजाति हाट बाजार लगाती है वहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर हाट बाजार का सदियों से काम करती आ रही है, तो वहां से क्या शब्द निकला है, हट्टी। और उस हट्टी जनजाति का ट्रांसगिरी क्षेत्र के अंदर एक उत्सव आता है, एक त्योहार आता है, कौन सा आता है, बोद्धा त्योहार आता है। कौन सा, बोद्धा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। बोद्धा त्योहार कहां का है, हिमाचल प्रदेश का, याद रखना। किस जनजाति का है बेटा, हट्टी जनजाति का है। कौन से क्षेत्र में आता है, तो ट्रांसगिरी क्षेत्र के अंदर आता है। कहां पे, ट्रांसगिरी क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आएगा कि बोद्धा त्योहार कौन से राज्य का है। अब लोहड़ी कहां का है, लोहड़ी की मैं बात करूं तो पंजाब और हरियाणा का है। पंजाब और हरियाणा का क्या है बेटा, लोहड़ी है। ठीक है, पीबी और एचआर का लोहड़ी है। दशहरा कहां पे है, मैसूर का, सबसे भारत के अंदर मैसूर कर्नाटक का दशहरा बहुत फेमस है। मैसूर कर्नाटक का दशहरा फेमस है, कहां के, भारत के अंदर। और राजस्थान के अंदर बात करें तो कोटा का दशहरा बहुत फेमस है। कहां पे, कोटा का दशहरा बहुत फेमस है। कहां पे बेटा, राजस्थान के। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैसूर कर्नाटक का दशहरा बहुत फेमस है भारत के अंदर। फसल उत्सव कौन से होते हैं, तो हर एक राज्य का अलग अलग फसल उत्सव है। जैसे पोंगल हो गया, ये भी एक फसल उत्सव है, तमिलनाडु का है। ओणम हो गया, ये भी एक फसल उत्सव है जो कि केरल का है। बिहू भी एक फसल उत्सव है जो कि किसका है, असम का है। मकर संक्रांति भी एक फसल उत्सव है जो राजस्थान की तरफ इधर मनाया जाता है। लोहड़ी भी एक फसल उत्सव है जो कि पंजाब और हरियाणा की तरफ मनाया जाता है। तो जिन राज्यों में जो घरेलू या नॉर्मल अपन लोकल त्योहार बोल सकते हैं, उन राज्यों के जो फेमस त्योहार है वो सभी के क्या रहते हैं, मोस्टली फसल उत्सव ही त्योहार रहते हैं। जैसे पोंगल हो गया, ओणम हो गया, बिहू हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ये सारे क्या है, फसल उत्सव ही त्योहार होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार है, बोद्धा त्योहार, किस जनजाति का, हट्टी जनजाति का, ट्रांसगिरी क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है, जीवंत बोद्धा त्योहार। हाल ही में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ आरंभ हुआ है। यह जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है। उनका नाम उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित है। उनका नाम कहां से आया है, छोटे बाजार, जो हाट बाजार होते हैं उनसे इनका नाम आया है। जहां वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने का व्यापार करते हैं। मतलब किसका काम करते हैं, घरेलू फसलें होगी, सब्जियां होगी, मांस होगी, ऊन, इन सब चीजों का बेचने का ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। हाट बाजार लगाते हैं। तब ये जनजाति कौन सी है, हट्टी जनजाति है। ठीक है बेटा, सब क्लियर है ना, डाउट तो आपके रहना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, 2024 में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुन गया है। तो 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो बताओ किसे चुना गया है। तो उसके लिए आपको एक बात बताता हूं कि 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू है वंशज राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी कौन है बेटा, नीरज चोपड़ा है। कौन है, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखो, लिखो इनके बारे में, इनका संबंध कहां से है, हरियाणा से। यार तेरा हरियाणा का है ना, इनका संबंध कहां से है, हरियाणा से है। इनका संबंध है हरियाणा से। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, टोक्यो ओलंपिक 2000 जो अपना 2022 वाला था, 2020 वाला था, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के अंदर 2024 वाले के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता था। कौन सा बेटा, सिल्वर मेडल जीता था। यह भी आपको याद रखना है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से, हरियाणा से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2024 वाले सिल्वर जीता था। कहां क्या जीता था, सिल्वर जीता था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है।
इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स, कौन सी अमेरिका की पत्रिका कौन सी है, न्यूज़पेपर कौन सा है, ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। किसको? इनको सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। तो किसको चुना गया? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, 15वें लक्ष्य कप में किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कितने अंक हासिल किया है? तो कौन सा क्रम का गेम था? 15वें क्रम का। कौन सा था बेटा? लक्ष्य कप था। कौन सा था? लक्ष्य कप था। कौन सा? लक्ष्य कप था। खिलाड़ी का नाम क्या है? किरण जाधव। किसका खिलाड़ी का नाम है? किरण जाधव। ठीक है। गेम कौन सा था? 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा बेटा? गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है। राइटिंग मेरी यार थोड़ी खराब है, बट धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सुंदर हो जाए, बट हो जाएगी, कोई ना। तो गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं उस अंक की बात करते हैं, तो 251.7 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। कितने? 251.7 अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। इनके बारे में थोड़ी देखते हैं। ये नौसेना की किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 251.7 अंक हासिल करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इनका संबंध कहां से है? नौसेना से है। क्या है ये? नौसेना के अंदर है फिलहाल। ठीक है, तो ठीक, किसने? किरण जाधव ने कितने अंक किए? 251.7 अंक हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कब किया था? तो किसने बेटा किसका उद्घाटन किया है? मेगा, किसका? मेगा उद्यमिता मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो 2025 का उद्घाटन है, ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है बेटा पुणे के अंदर। कहां पे हुआ है? ये हुआ है पुणे के अंदर। इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया गया? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने। किसने बेटा? राजीव रंजन जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने किया था। राजीव रंजन ने इसका उद्घाटन किया है। अब इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? इसमें क्या है? 40 प्रकार की पशुधन या पशुपालन या पशुओं से संबंधित पशुपालन या पशुधन योजनाएं, कौन सी बेटा? योजना शुरू की है। ठीक है, पशुपालन की 40 प्रकार की योजनाएं इसमें शुरू की। इसमें आप पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, डेयरी का हो गया, इस तरह की 40 पशुओं से संबंधित योजनाएं इसमें शुरू की गई है। ठीक है, 40 प्रकार की। मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन, उद्यमिता का मतलब क्या होता है? उद्योग का बढ़ावा देना, मतलब वित्तीय संसाधन प्रोड्यूस करना, मतलब उद्योग लगाना। एक बात करें तो किस तरह के उद्योगों जो इकोनॉमी को सहायता करे, देश की जो इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन हो। तो मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन पुणे के अंदर आयोजन हुआ था। किसने किया था? देश के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन जी ने किया था। इसमें 40 तरह की पशुपालन संबंधित योजनाएं लॉन्च की गई थी, उनको शुरू की थी। इनका शुरुआत कब की? तो 12 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 12 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने 12 जनवरी को मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? पुणे के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलाग्राम का उद्घाटन कहां पे किया है? किसका बेटा?
कलाग्राम। अब कलाग्राम क्या होती है, अरे भाई साहब, ये कलाग्राम क्या होती है? कलाग्राम की बात करें तो कलाग्राम का मतलब होता है कि कलाएं, मतलब कला समझते हैं ना, सांस्कृतिक कलाएं हो गई, जो मतलब ये कहां पे उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? प्रयागराज में। कहां पे? प्रयागराज। और आपको पता है प्रयागराज में अभी कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहां पे कलाग्राम बनाया गया है जिसमें हमारे देश की संस्कृति, विरासत, कलाएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए वहां एक कलाग्राम का उद्घाटन किया गया है। देश के जो पर्यटन मंत्री है, सांस्कृतिक मंत्री है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो संबंध रखते हैं राजस्थान के जोधपुर से, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है कलाग्राम का, जो प्रयागराज के अंदर किया है। ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके अंदर क्या है? देश की विभिन्न संस्कृति, परंपराएं, इतिहास से जुड़ी हुई कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, बहुत सारे कलाकार वहां पे भाग लेने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको एक कलाग्राम का उद्घाटन वहां पे किया गया है। अब क्या है, फिलहाल क्या है, केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने 12 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया है, जहां देश के समृद्ध और जीवन संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगी। देश की संस्कृति का वहां पे क्या प्रदर्शित की जाएगी। अब कुंभ में, सॉरी, प्रयागराज में क्या हो रहा है? प्रयागराज, आपको कुंभ के बारे में लिखा दूं, प्रयागराज महाकुंभ कहां हो रहा है? महाकुंभ कहां हो रहा है? तो महाकुंभ हो रहा है बेटा प्रयागराज, इलाहाबाद में हो रहा है। ठीक है। वहां कितनी नदियों का संगम है? संगम की बात करें तो वहां गंगा यमुना, गंगा यमुना, यमुना सरस्वती का संगम है, सरस्वती का संगम है, इन 3 नदियों का संगम है। अब महाकुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है बेटा घड़ा या कलश। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा या कलश होता है, और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ कितने साल बाद आता है? 144 साल बाद आता है। और कुंभ कितने साल बाद आता है? कुंभ आता है बेटा 12 साल बाद। कुंभ, कुंभ कब आता है? कुंभ आता है कितने साल? 12 साल बाद, साल बाद। और महाकुंभ कब आता है? महाकुंभ आता है, महाकुंभ आता है 12 कुंभ के बाद, मतलब महाकुंभ आता है 144 साल बाद। ये बहुत सारे इंसान ऐसे हैं या आदमी हैं जिनके जीवन में, व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके जीवन में महाकुंभ आता ही नहीं। अपन बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में महाकुंभ आया है। अगर आप महाकुंभ में जा रहे हो डुबकी लगाने तो बहुत अच्छी बात है। ये एक महाकुंभ आता है 12 कुंभ के बाद, मतलब 144 साल के बाद महाकुंभ आता है, और कुंभ आता है 12 साल में। तो अब कुंभ भारत के अंदर कहां कहां पे आयोजित होता है? तो भारत में 3 जगह इनका आयोजन होता है। तो कुंभ का आयोजन कहां होता है? एक तो प्रयागराज, एक होता है बेटा प्रयागराज, दूसरा उज्जैन। कहां पे? उज्जैन के अंदर होता है। कहां पे? उज्जैन के, कहां पे? उज्जैन में होता है। तीसरा कहां होता है? हरिद्वार में, हरिद्वार में। कहां पे? हरिद्वार में। और चौथा कहां पे होता है? नासिक के अंदर। इन 4 जगह भारत में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और अब की बार कहां हो रहा है? महाकुंभ। महाकुंभ या कुंभ की स्थिति कब बनती है? जब ग्रह होते हैं, हमारे नक्षत्र होता है, उनकी सब स्थिति को देखते हुए कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है। ये कितने दिन चलेगा? 45 दिन चलने वाला है। इसमें 40 करोड़ से ऊपर लोग इसमें श्रद्धालु भाग लेने वाले हैं। बाकी मैंने पूरा डिटेल वीडियो महाकुंभ का बना के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख लेना, आपको पता चल जाएगा सरकार इस पे कितना खर्च कर रही है, कितनी इसमें इनकम होने वाली है, लोग किस तरह की इस पे तैयारियां हो रही है, सारी चीजें मैंने इस पे पूरा डिटेल वीडियो बना के आपको दे रखा है। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब हम कल वाले रिपीट करेंगे 10 वन लाइनर जल्दी जल्दी, ठीक है। कुंभवाणी चैनल का प्रसारण की अवधि क्या है? 10 जनवरी से स्टार्ट किया गया और 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। इसकी फ्रीक्वेंसी 103.5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। यह कुंभ का ही प्रसारण करेगी, ठीक है। तो कुंभवाणी ऐप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत की है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है। पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और भूटान के मध्य है। कौन सी ये योजना है? पुनात सांगछू परियोजना है, जिसका 2nd चरण भारत अभी बनाने जा रहा है कि जल विद्युत परियोजना है।
हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य है जो कैंडिडेट, जो युवा है, जो जिनको मतलब फिजिकल की तैयारी कराना, उनको भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराना, जो आर्मी के अंदर तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देना और उनको ट्रेनिंग देना, उनकी लिखित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पार्थ योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। मशहूर सिंगर पी चंद्रयान, जिन्होंने भाव गायकन के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध कहां से था? तो उनका संबंध केरल राज्य से था। ठीक है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां किया गया? तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया। कहां? नई दिल्ली में किया गया। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। एल नीनो का मुख्य किस महासागर में को गर्म करता है? तो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर में एल नीनो इसको गर्म करता है। एक होता है लाल नीनो, एक होता है एल नीनो। एल नीनो गर्म करता है, लाल नीनो क्या है? ठंडा करता है। ये भी मैंने कल वाली क्लास में डिटेल से बताया था। स्वामी विवेकानंद के जन्म का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के जन्म का नाम था। और 12 जनवरी को क्या है? हर साल युवा दिवस मनाया जाता है। तो आज के ये हमारे 10 वन लाइनर थे, 10 एमसीक्यू थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपका एक एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। मेरे साथ जुड़े रहना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना। जय हिंद, धन्यवाद।